सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला कई खबरें हैं जिस पर आज बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई है। हल्का बंदियों के हवाले से भी मामला चल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर भी निकल कर सामने आई थी कि 8 अगस्त को ये पार्लियामेंट का आखिरी दिन होगा, फिर इसकी तरदीद भी निकल कर सामने आ गई। लेकिन आज के दिन सबसे बड़ी खबर जो थी वो पिछली हुकूमत तहरीक इंसाफ के सरबरा साबिक वजीर आजम की जब हुकूमत गई है तो उसका जवाब एक साइफर को बनाया गया। ये कहा गया कि जनाब ये साइफर मौजूद है और इस तरह से इस्लामाबाद के एक जलसे के अंदर साइफर को लहराया गया और कहा गया कि जनाब देखें, किसी और मुल्क ने हमें धमकी दी है कि तहरीक इंसाफ के सरबरा को हटा दें तो फिर सारे मामला ठीक हो जाएंगे, अगर नहीं हटाया तो मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। अब जनाब आज आजम खान साहब ये साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने आज कुछ इंकशाफात की हैं, उन्होंने बयान हल्फी दिया है और इस बयान हल्फी के दौरान वो ये कहते हैं कि जनाब ये साइफर के हवाले से जो बातें की गई वो साबिक वजीर आजम ने अपने सियासी मफादात के हवाले से की। उन्होंने कहा कि साइफर में ऐसा कुछ लिखा नहीं था जिसको बयान किया गया। फिर साइफर गालिबन 8 मार्च को आया, 9 मार्च को मैंने साबिक वजीर आजम के हवाले किया और यह इंतहाई कॉन्फिडेंशियल एक डॉक्यूमेंट था, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। और जब मैंने उनके हवाले किया और फिर जब इसका वावेला हुआ काफी ज्यादा मीडिया के अंदर, तो मैंने फिर आगे चल के साबिक वजीर आजम से कहा कि आप ये साइफर मुझे वापस कर दें, क्योंकि वजारत खारजा वाले मुझे कह रहे हैं कि ये साइफर की कॉपी आपने ली थी या अच्छा उसकी कॉपियां नहीं होती, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और वो उस वक्त के वजीर आजम साहब के पास मौजूद था। और साबिक वजीर आजम ने फिर ये कहा कि यार मुझसे ये गुम हो गया है। अब आज ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं और उन्होंने कहा कि मैंने मना किया था साबिक वजीर आजम को कि आप इसको इस तरह से इस्तेमाल ना करें, लेकिन साबिक वजीर आजम ने इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब जनाब जब ये इंकशाफात पर मबनी चीज़ें मीडिया पर आई, तकरीबन 1 सवा 1:30 बज रहा था जब ये तमाम इंकशाफात तमाम टीवी चैनल्स पर चल रहे थे। उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी कहा गया कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे ये साइफर बरामद किया जाएगा, क्योंकि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जनाब रफ़ीक रजा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन पाशा साहब लॉयर हैं, माहिर कानून है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ टेक्निकलिटीज़ क्या हो सकती हैं इस हवाले से ही बात करेंगे। और फ़खर रहमान साहब इस वक्त एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं रफ़ीक साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। रफ़ीक साहब ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की होगी, उन्होंने कहा सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे ये साइफर बरामद किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? मैंने तो जी माजरत के साथ उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, मैं उसको देख चले मैंने पॉइंट बता दिया आपको, इस पॉइंट पे आप बात ये कि जहाँ तक ये है कि आजम खान साहब का जो बयान है, जिन्होंने कहा कि मैंने उनको ये साइफर जो है उनके हवाले किया था और फिर उन्होंने कहा जी गुम हो गया, और गालिबन आज जो ये चीजें चल रही हैं चैनल्स पे, तो आई रिकॉल तो खान साहब ने भी गालिबन ये कहा था सब्जेक्ट टू करेक्शन कि ये साइफर जो है ये कहीं गुम हो गया। अच्छा, तो इस चेन है तो गुम हो गया या कहाँ गया, तो ये बड़ी सीरियस बात है और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और ये सरकार की मलकियत है। अगर किसी ने दिया है और वो कहता है गुम हो गया, तो एटलीस्ट हु डिलीवर्ड हैंडेड ओवर टू इमरान खान साहब ऑनवर्ड उसका कोई अगर सुराग नहीं मिलता तो फिर इमरान खान साहब अगर ये साइफर नहीं मिलता, लेट सपोज, अब जैसा कि वो खान साहब बोल भी चुके हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि ये गुम हो चुका है मुझसे। आज आजम खान ने भी अपने बयान हल्फी में बात कही कि जब मैंने उनसे तकाजा किया कि ये वजारत खारजा वाले मांग रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रियासत की प्रॉपर्टी होती है और सबसे बड़ी बात कि सीक्रेट प्रॉपर्टी होती है, तो आप इसको वापस कर दें, तो उन्होंने कहा मुझसे मिसप्लेस हो गया है। लेट सपोज अगर अभी भी ये सारे मामला चलते हैं, वो मिसप्लेस ही रहता है, तो फिर क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? इस तरह की कोई बाजी में नजीर है? देखिए जी, जब अगर कोई कार्रवाई होती है तो बरामदगी नहीं हो सकती, तो दैट्स अनदर थिंग। मगर अगर बरामदगी ना भी हो तो उसकी जो सीक्वेंस बनेगा, चेन बनेगी, ऑडियो से लेकर और आजम खान साहब के बयान तक,
इस पर एक बात वाजे कर दूं कि इन सारी चीजों पे तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को अपनी सफाई का मौका तो जरूर देना चाहिए और दिया भी जाएगा। तो उसके बाद किसी कंक्लूजन पे जब भी कोई ऐसा मुकदमा आएगा तो उस कंक्लूजन पे पहुंचेगा, तो उससे पहले मैं कोई ऐसी कंक्रीट राय तो दे नहीं सकता। एक मफरूजे के तौर पर कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से कह सकता हूँ कि सारे इवेंट्स को मिलाया जाएगा तो सब दुरुस्त हो गई सर बात। रफीक साहब ये भी बताइएगा सर, आपको याद होगा जब ये साइफर वाला मामला चला था 8 अगस्त गालिबन पिछले साल की ये तारीख थी, उसके बाद से सर नेशनल सिक्योरिटी का आला तरीन इजलास मुनक्किद हुआ था और एक साबिक वजीर आजम की सरबराही में और एक मौजूदा वजीर आजम की सरबराही में इजलास होता है, जिसमें यह कहा गया था कि जो कहा जा रहा है वो दुरुस्त है। तो सर वो बात दुरुस्त थी या आज जो आजम खान साहब का बयान हल्फी है ये दुरुस्त है? क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। देखिए, जो कहा जा रहा है उन्होंने कहा दुरुस्त है, तो उसकी जो कड़ियां अगर मिलती होती तो कोई चीज सामने आ जाती। फिर उसके बाद खान साहब ने जो कहा कि वो तो एक गई बात थी, गुजर गई बात, अब आगे चलते हैं। और उसके बाद आजम खान साहब ने कहा तो ये जब इसकी कोई तहकीक होगी, आगे बात बढ़ेगी, तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। मैं एक चीज और मेंशन कर, साबिक वजीर आजम कहते थे कि ये साजिश है और जो नेशनल सिक्योरिटी के उसमें सारी जो बातें हुई थी उसमें कहा गया था कि ये मुदाखलत है। तो अब आप इस बात में क्लैरिटी है आपकी कि क्या चीज? सबसे पहले तो मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा नहीं, जैसे आप इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं मैं भी उसी इल्म की बुनियाद पर कर रहा हूँ जो मीडिया के जरिए प्रिंट और मीडिया के जरिए हम सुनते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके डायरेक्ट विटनेसेस तो है नहीं, उसी बातों पे, उसी असेसमेंट पे, उन्हीं चीजों पे हम इन्हिसार करके आपको अपनी राय दे सकते हैं। मगर ये ऑडियो जो आई थी उस ऑडियो में कहा गया कि हम इस पे खेलेंगे। ठीक है। आज जो आजम साहब कह रहे हैं बकौल उनके कि मैंने कहा था कि इसको ऐसे इस्तेमाल न करें, उस पर कम से कम ये आज की बात कहना बड़ी अजीब सी लगती है। उस वक्त तो ही वाज प्रीवी टू ऑल दैट, सारे मिले हुए थे ये लोग। अब आज तो कुछ कह रहे हैं जी मैंने ये भी कहा था, मैंने वो भी कहा था। ही इज ट्राइंग टू बी सेटल्ड नाउ। ठीक है। I don't think कि उन्होंने कहा होगा। सही है, ठीक है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, दीगर मामला भी हैं उस पर भी जिक्र करेंगे कि केयर टेकर जो हुकूमत होगी वो 60 दिन के लिए होगी, 90 दिन के लिए होगी, पुरानी हल्काबंदी है, तमाम टॉपिक्स इस पर बात करेंगे। फखर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सलमान। सर ये बताइएगा, ये आजम खान एक तो इतने तवील अरसे तक गायब थे, इनकी गुमशुदगी की अगवा की गालिबन FIR भी दर्ज हुई थी। आज जनाना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब वो अपने दोस्त के घर मौजूद थे, फिर एकदम से उनका ज़मीर जागा, आज जाके उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। सर मुझे याद पड़ता है, जो याददाश्त इंसान की रिकॉल हो जाती है ना, तो जब ये साइफर का मामला चल रहा था, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी हुआ, उसमें मुदाखलत की बात भी की गई, फिर जो नई हुकूमत आई उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, उसमें उसकी तौसीक की गई। आज आजम खान साहब का जो बयान हल्फी मैं देख रहा हूं बिल्कुल डिफरेंट है सर। जी देखें, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए याद आने के तौर पर मैं बता दूं कि 31 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसको उस वक्त के वज़ीर आज़म ने चेयर किया था। और उस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत थी, चाहे वो बहरिया से थी, चाहे वो फ़ौज से थी, चाहे वो फ़िज़ाइया से थी, इसी तरह से जो दीगर सीनियर कैबिनेट के मेंबर्स थे, जो मेंबर्स होते हैं कौमी सलामती कमेटी के, वो इसमें मौजूद थे। उसके बाद एक इलामिया सामने आया था और उसमें ये कहा गया था कि ये जो सफारती मरासला है, साइफर है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और अमरीकी सफ़ीर को रात को तलब कर कर डिमार्श यानी कि एहतजाजी मरासला थमाया गया था। अब जो साइफर की जो हकीकत है वो तो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सिविल मिलिट्री क़यादत दोनों की तरफ से इसको तस्लीम किया गया था। क्योंकि उस वक़्त जो DGISPR थे उस वक़्त के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये साजिश नहीं, ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी, इसको तस्लीम किया गया था। अब आज़म खान साहब का जो बयान जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से सामने आया है, पहली बात तो ये कि 16 जून को इस्लामाबाद पुलिस ने लाइल्मी का इजहार किया था और ये कहा था कि वो गुमशुदा हैं। तो लिहाजा उनकी गुमशुदगी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का बयान अपनी जगह पर मौजूद है और इसी कंटेक्स्ट में रिपोर्ट भी जो थी पुलिस में रजिस्टर की गई थी। 164 का बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है और इसी तरह से हुदैबिया पेपर्स मिल्स के केस में इसाक डार साहब का बयान भी 164 के तहत दिया गया था और जिसके बारे में कहा गया था कि जी वो दबाव में इसाक डार साहब से नवाज शरीफ के खिलाफ दिया गया था। अब
आज़म खान साहब इस बात को तस्लीम करते हैं कि 8 मार्च को सफारती मरासला जो था उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को दिया था। अब उसके अंदर जो बातें की गई हैं कि वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे या उनको रोका गया था। देखें 8 मार्च 9 मार्च उस वक्त तक तो सफारती मरासले का मामला आवाम को पता ही नहीं था। ये तो मामला उस वक्त सामने आया था जब 27 मार्च को इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। बिल्कुल। उस वक्त उस जलसे में उन्होंने लड़ाया था और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये बात कह चुके हैं कि जब उनसे सवाल हुआ था कि क्या सफारती मरासला साइफर जो है वो गुम हो गया है, तो उन्होंने कहा था नहीं वो गुम नहीं है, उसकी असल जो है वो दफ्तर खारजा में मौजूद है। अच्छा। तो जहाँ तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ताल्लुक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कहीं ये पे नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई सरकारी दस्तावेज जो है वो गुम हो जाए तो उसके ऊपर उसके तहत कार्रवाई होगी। वो मिसप्लेस होगा, हो सकता है कल बरामद हो जाए, उसकी कॉपी उनको दी गई थी। और ये जो सफारती मरासला जो होता है, ये साइफर जो लेकिन फखर साहब मुझे याद पड़ता है मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में ये बात की गई थी, गालिबन शाह साहब की जानिब से की गई थी, दीगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से की गई थी कि वो ओरिजिनल था और ये साबिक वज़ीर आज़म ने एक टीवी शो में ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ वो मिसप्लेस हो चुका है। देखें वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन दफ्तर खारजा की तरफ से बाकायदा बयान आया था। मैंने आपको बताया कि साइफर होता क्या है। साइफर कोडेड लैंग्वेज में एक डिप्लोमेटिक केबल होती है, ठीक है, और उसको डिकोड किया जाता है दफ्तर खारजा के क्रिप्टो सेंटर में। तो इसलिए उसकी ओरिजिनल वहाँ पे मौजूद है। वो उसको जब आप डिकोड करते हैं तो वो एक नॉर्मल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश की होती है उसके अंदर उसको डिकोड किया जाता है। तो ओरिजिनल दफ्तर खारजा में सेफ एंड साउंड है, वो सेफ में पड़ा हुआ है। ये कहना कि वो ओरिजिनल गुम हो गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक आज़म खान साहब का बयान है, तो इससे पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि आज़म खान साहब किसकी कस्टडी में थे। 164 का बयान अगर कोर्ट किया जा रहा है तो फिर ये किस तरह से, किसने उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, कौन सी अथॉरिटी थी जो उनको लेकर गई थी, वो सामने आए। इसकी अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी जो एविडेंशियल वैल्यू जो है कानूनी तौर पर उस तरह से नहीं है। अलबत्ता ये बात तस्लीम शुदा है क्योंकि इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौमी सलामती का एक इजलास बुलाया था, उसमें ये साइफर का मामला आया था और उसमें भी ये बात तस्लीम कर दी गई थी कि साइफर एग्जिस्ट करता है और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको बुनियाद बनाकर सियासत की। आखिरी बात, इसहाक डार साहब ने IMF से पैकेज के हवाले से चंद दिन पहले कहा था कि जी जियोपॉलिटिक्स हो रही है। तो देखें उन्होंने भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये उन्होंने बयान दिया था। तो जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए सियासतदान हर हुकूमत में किसी भी पार्टी के जो होते हैं वो अपने मकासद के लिए, अपनी सियासत के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस था। ये पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत थी, बाकायदा अमरीकी सफीर को तलब करके डिमार्शे किया गया था। डिमार्शे का मतलब मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत अरसे सालों साल से मैं डिप्लोमेटिक कॉरेस्पोंडेंट भी रहा हूँ। जब डिमार्शे किया जाता है तो दफ्तर खारजा के दरवाजे पे बुलाकर वहाँ पे एहतजाजी नोट थमा दिया जाता है, ये तो डिमार्शे होता है। तो बहरहाल इस वक्त इसको लाना, और साबिक वज़ीर आज़म जो थे वो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि किसी को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। और आज़म खान साहब जब से लापता हुए उनके बारे में यही कहा जा रहा है और कोशिश नहीं की जा रही। मैं कह रहा हूँ चौहान साहब लास्ट वीक मेरे साथ संडे को शो में, तो उन्होंने कहा बहुत सारे लोग खुद तैयार है वादा माफ गवाह बनने के लिए। जी देखिए, वादा माफ गवाह जो होता है वो किसी दबाव के तहत बनाया जाता है, उसको कोई ना कोई लालच दी जाती है। ठीक है। जो साबिक वज़ीर आज़म है उनका बयान आया कि वो आज़म खान के इस बयान पे यकीन नहीं करते जब तक कि वो खुद उनके मुंह से ये बात सुनना। मैं आपकी तरफ सर वापस आता हूँ, फखर साहब मजीद डिटेल बात करेंगे, लेकिन कानूनी पहलू भी है इसके ना। तो हसन साहब ये बताइएगा सर, पाशा साहब के ये जो आज आया है बयान हल्फी एक तरीके से 164 के तहत, सर ये बताइएगा इससे कितना नुकसान पहुंचेगा साबिक वजीर आजम को, इससे कितना नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ जमात, या आप समझते हैं कि इस बयान की वो वक़्त नहीं है, वो हैसियत नहीं है? जी बहुत मेहरबानी आपकी। बात यह है कि एक तस्हीह करता चलूँ कि ये बयान हल्फी नहीं था, बल्कि ये एक स्टेटमेंट उन्होंने रूबरू मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कराई, जिसको सेक्शन 164 CRPC के तहत कहते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल आज़ादी के साथ होती है। उसके
एतराफी बयान कह सकते हैं बाकायदा पैरामीटर्स हैं ना, बाकायदा पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स के तहत वो रिकॉर्ड की जाती है। मसलन अगर कोई मुलज़म गिरफ्तार है तो उसकी हथकड़ियाँ खुलवाई जाती हैं, पुलिस को बाहर भेजा जाता है। ठीक है। अगर कोई वॉलंटरीली आके देता है तो उसकी भी वो उसको बताया जाता है कि अगर ये स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। अभी तक ये अप्रूवर जो है वो डिक्लेयर नहीं हुए क्योंकि FIR इस मामले में दर्ज नहीं हुई और ना ही इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। अलबत्ता 164 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो जाती है उसकी कॉपी जो है वो सेशन जज साहब को भेज दी जाती है और बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रायल में तो वो मैजिस्ट्रेट ख़ुद ट्रायल कोर्ट में पेश होके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है और उसको एग्जिबिट कराता है उस स्टेटमेंट को कि मेरे रूबरू फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को ये जो फ़लाँ बंदा है इसने ये स्टेटमेंट दी है और मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। ये तो है उसकी कहानी। अब मैं आता हूँ कि इसमें क्या सज़ा क्या हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लग रहा है कि आज या कल फिर इस पे FIR दर्ज हो जानी है। FIR दर्ज होगी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सेक्शन 3 और 5 जो है वो एप्लीकेबल हैं इस पे। सेक्शन 3 में ये है कि अगर कोई आप ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है, जो राज है, उसको अफशा करते हैं, पब्लिक करते हैं या किसी और को ट्रांसमिट करते हैं, देते हैं, तो फिर सेक्शन 3 अप्लाई होता है जिसमें सज़ा जो है अप टू 14 ईयर्स जो है वो प्रोवाइड की गई है। ठीक है। दूसरी जो सेक्शन है कि अगर आप उसको छुपा लेते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं या उसको किसी और को दे देते हैं तो वो सेक्शन 5 अप्लाई होती है और उसमें सज़ा जो दी गई है वो 3 साल की सज़ा दी गई है। अब इसकी जो ट्रायल है वो एक स्पेशल कोर्ट होती है जो कि ट्राई करती है। ये मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाता। स्पेशल कोर्ट यही जो सिविल कोर्ट्स हैं जिनमें सेशन जज साहब जो बाकायदा हाई कोर्ट के मातहत जज होते हैं और CRPC के तहत इनको इख्तियारात होते हैं सेशन जज के, वो लेकिन स्पेशली एम्पावर्ड बाय दी फेडरल गवर्नमेंट होंगे। इनको ये केस सुनने की स्पेशल पावर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट देगी तो फिर वो इस केस की जो है वो ट्रायल करेंगे। तो ये है इसकी पूरी हायरार्की लीगल फ्रेमवर्क में जो है। और ये चैलेंजेबल है, इसको चैलेंज किया जा सकता है इसके फैसले को। जी देखिए, बिल्कुल इसमें जब सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट के तौर पे इसका ट्रायल करेगी, कोई फैसला देगी तो इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में और मुतसरा फरीक हाई कोर्ट के उस फैसले को अगर तस्लीम नहीं करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी ना चैलेंज करने वाली या ये हक ना मिलने वाली बात जो है वो नहीं है। तो आपने मुझे 2 चीज़ों का जिक्र किया है, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो एतराफ़ी बयान, मैं ज़्यादा बेहतर है आप एतराफ़ी बयान कहता हूँ, इस एतराफ़ी बयान के बाद एक साबिक वज़ीर आज़म पर जो केस बनता है वो किस 3 साल वाला बनता है या 14 साल वाला बनता है? ये दोनों सेक्शन लगेगी, सेक्शन 3 और सेक्शन 5 मेरे हिसाब से। अच्छा। अब वो देखा जाएगा कि जो इस्तगासा बनाते हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं। प्रेमा फिशी जो अब मुझे नज़र आ रहा है इस स्टेटमेंट की रोशनी में, तो जो FIR दर्ज करेंगे वो इन 2 दफ़ात के तहत करेंगे। हो सकता है कोई और अगर उन्होंने ऐड करनी हो तो वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि फखर साहब ये बात कह रहे हैं ना कि ये डिकोड किया जाता है, इसकी असल सूरत वजारत खारजा के पास मौजूद होगी, वो उसकी कॉपी की बात बिल्कुल ये समझने वाली है, बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन ये बताइएगा अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक होती है, लेट्स सपोज एक सिफारती सतह पर आप बातचीत हो रही है और इंतहाई सीक्रेट है, वो मोहतात इंफॉर्मेशन है, वो अगर लीक होती है, मीडिया में आती है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? सर बात ये है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स की बात आप कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक अंदाज में अगर देखा जाए तो ये उनका जो तरीक़ाकार था उसको जलसा आम में लहराना, फिर बार बार उसका साइफर का जिक्र करके टॉक शोज़ में TV पे कौम से खिताब करते हुए आप इसको साजिश कहते रहे और उसी बयानियों को लेके नो डाउट के खान साहब को इस बयानी की बुनियाद पे बेनिफिट मिला और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। 2 ही चीज़ें तो होती हैं इस मुल्क में, या आप जो है वो
अमेरिका के खिलाफ बात करें या मकामी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें तो इस पे आपकी पॉपुलैरिटी बूस्ट अप होगी और इसमें दोनों ही बेनिफिट खान साहब। चले सर, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना सर, तो इस पर मजीद करेंगे। साथ साथ दीगर इशूज भी हैं, हल्का बंदियों के हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ये कहना है कि भाई इस बात का तो फैसला ही नहीं हुआ कि पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे। 2017 में पुरानी हल्का बंदी हुई थी। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जनाब अब नोटिफाई नहीं किया जाएगा अगर हल्का बंदियों के नताइज आ भी जाते हैं। सवाल ही पैदा होता है कि अगर निगरान हुकूमत आती है तो उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो उसको नोटिफाई कर सकें या नहीं कर सकें। एक ब्रेक लेंगे जनाब, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब हम ब्रेक पर गए तो एक बड़ी खबर निकल कर आई जो आज का मामला था साइफर के हवाले से, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को FIA ने तलब कर लिया जनाब, और 25 जुलाई को उनको तलब किया गया है और दिन 12 बजे तलब किया गया, और यह भी कहा गया कि जनाब साइफर के हवाले से तमाम दस्तावेजात लेकर आएं और अगर पेश नहीं हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक आध तरह इनसे डिस्कशन करते हैं इस मामले पर, फिर आगे बढ़ेंगे। रफीक साहब, ये FIA ने तलब कर लिया उनको, हुकूमत की ख्वाहिश है इस मामले पे साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करने की, व्हाट डू यू थिंक? ख्वाहिश होती तो कब के गिरफ्तार हो चुके होते सर, कोशिश तो पूरी की आप लोगों ने। देखिए मेरी बात सुनिए जी, उनके खिलाफ ज्यादा मुकदमात जो है इंसदाद दहशतगर्दी की ऐसी अदालतों में जो सूबाई डोमेन में आती है, ठीक है जी, और सूबाई डोमेन निगरान हुकूमत है, उसको आप मंत्री हुकूमत के किसी हवाले से कुछ नहीं कह सकते। बाकी कुछ इस्लामाबाद जुरिस्डिक्शन में है तो वो अपनी जगह पे एक कानूनी हैसियत है, ख्वाहिश की बात नहीं है। उनको गिरफ्तार करके क्या मिलना है सिवाय इसके कि भाई गिरफ्तारी अगर होनी है तो होनी चाहिए, और किसी को भी जो है ना वो ब्लू आइड नहीं बनाना चाहिए, ना ही अदालतों का ना ही अदलिया का। तो अभी ये बात हो रही थी FIA ने अगर नोटिस ले लिया है तो आप इससे पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे आजम खान साहब की बतौर एक कानूनदान के, मैं आपकी बात थोड़ी सी मैं वजाहत कर न होती रहे। जी हसन पाशा साहब, जी आप ही की बात कंटिन्यू करें, मैं बता रहा हूँ लॉयर हमारे साथ हसन पाशा साहब मौजूद हैं, मैं नाम बता रहा हूँ आपको। एतराफी बयान नहीं है, एतराफी बयान होता है कोई एक्यूज का या मुलजिम का जिसके खिलाफ FIR हो और अपने किसी साथी मुलजिम या कोई एक्यूज के खिलाफ वो बयान दे। अभी ना ही कोई FIR दर्ज हुई है, ना ही ये आजम खान साहब कोई मुलजिम है, और एतराफी बयान जो है वो एक कन्फेशन है जुर्म का। इनके खिलाफ अभी तक कोई जुर्म की FIR नहीं है, इनका कोई एतराफी बयान नहीं है। हाँ, अलबत्ता FIA के अभी नोटिस की बात कर रहे हैं तो हो सकता है, मैं अभी सोच ही रहा था कि इनके बयान को बुनियाद बना के कार्रवाई शुरू की जा सकती है, और अभी आपने इतला दी कि FIA ने तलब कर लिया तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ठीक है, उससे आगे आप बात करिए हरकतबंदियों की मैं एक आध चीज और, क्योंकि देखें क्या हुकूमत, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको छोड़ देना चाहिए, ये भी सही है क्या? ये आपको लगता है ये है ऐसा? प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, एक बनने की इशू है तो हुकूमत का फर्ज है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो अपने मौक़िफ़ उनका हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, जो कानून की राय है और कानून की मंशा है उसके मुताबिक उन्होंने कुछ कहा होगा। तो मैंने मेरे आउटसेट मैंने कहा कि मैंने सुनी नहीं है, तो कानून ने तो अपना रास्ता लेना है। ये स्टेट के खिलाफ कोई इतला है सर साबिक वजीर आजम के लिए कोई वादा माफ गवाह बनकर सामने आ रहा है? कोशिशें सुनने में आ रहा है काफी ज्यादा की जा रही है, चौहान साहब ने भी खबर दी थी मेरे शो में। वादा माफ गवाह तो अभी उसका तस्वर ही नहीं है, कोई FIR भी नहीं है इस केस में, ना ही मुलजिम है ये आजम खान है जो मुलजिम है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल माइलेज और जो चूरन बेचना था वो तो बेच दिया खान साहब ने। इस साइड जो पॉलिटिकल माइलेज लेनी थी वो ले ली, और एक नारा बड़ा मकबूल आम हो गया, हम कोई गुलाम हैं, हम कोई गुलाम हैं। तो फिर ये बातें वाज़ेह होती है। तो आप लोगों को इम्पोर्टेड हुकूमत भी तो कहा था उन्होंने, वो भी बड़ा मशहूर हुआ था। राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा। अच्छा चलें, दोबारा आएंगे जैसे राब्ता बहाल होगा। हसन पाशा साहब, सर ये बताइएगा, ये मीन वाइली FIA ने उनको बुला लिया है, तो सर व्हाट डू यू थिंक, इसमें गिरफ्तारी हो सकती है उनकी? देखिए FIR में जो FIA में मामलात को चलाने के लिए एक बाकायदा तरीक़ाकार है। स्ट्रेट अवे FIA जो है वो FIR दर्ज नहीं करती, उनके रूल्स में है कि पहले वो इंक्वायरी करते हैं
और इंक्वायरी जब उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, ठीक है, तो फिर वो FIR जो है वो दर्ज करते हैं। सही है। तो ये तो इनिशियली इंक्वायरी है। हो सकता है कि अगर जो जिनको नोटिस दिया गया है उनको वो आएँ और वो अपनी बेगुनाही साबित कर दें कि जनाब ये बात है, हमारे पास नहीं है, दिस एंड डैट, और IO इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो कन्विंस हो जाता है कि ठीक है जी, इनकी जो डिफेंस है वो ठीक है, तो वो इंक्वायरी ड्रॉप भी हो सकती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन उस वक्त होगी जब FIR दर्ज होगी इंक्वायरी के बाद। चलिए सर, मूविंग फॉरवर्ड, बिल्कुल आपकी बात, आप इसको इंक्वायरी के, आपकी बात सही हो गई। मूविंग फॉरवर्ड, रफीक साहब ये बताइएगा, आपसे राब्ता बहाल हुआ है सर, ये बताइएगा कि हल्का बंदियों का मामला क्या है सर? ये आप लोगों ने हमेशा ये मौके अपनाया कि पंजाब में और KP में इंतखाबात इसलिए नहीं हो सकते कि पुरानी हल्का बंदी है, हम अभी नई हल्का बंदियां करवा रहे हैं, अब पूरे मुल्क में हल्का बंदियां हुई। अब राणा साहब आगे कहते हैं कि जनाब हम पुरानी हल्का बंदियों पर करेंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इस बात पे कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। हालांकि राणा साहब ने बात बोली है कि अब नोटिफाई नहीं किया जाएगा अगर इसको कंपाइल भी कर लिया जाता है। तो क्या सर, क्या डिसीजन है, नई हल्का बंदियां, पुरानी हल्का बंदियां? बात यह है कि नई हल्का बंदी हो तो नई हल्का बंदियों से अगर सीटों पे, बात जरा गौर से सुनिए, जी जी, अगर सीटों की बात पे असर नहीं पड़ता तो फिर जो हल्का बंदी हो चुकी है उन पर भी इलेक्शन हो सकता है। ठीक है। अब जहां ये हल्का बंदियों, नई हल्का बंदी करके और सीटों की तादाद बढ़ाना है तो आइन के गालिबन आर्टिकल 51 है, सब आर्टिकल। हमारा राब्ता फिर दोबारा मुनक़ता हो गया, नेट के थोड़ा इशूज़ आ रहा है। फ़खर रहमान साहब ये बताइएगा, ये हुकूमत इसमें क्यों या तो परेशानी का शिकार है या कन्फ्यूजन का शिकार है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये इसका बरमला इज़हार करते थे कि जनाब सेंसस होंगे, उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। लेकिन अब शायद गालिबन सभी इस बात को एतराफ़ कर चुके हैं कि 2017 के सेंसस के मुताबिक आप इलेक्शंस करवा लें। वो एक गाना है, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त मिसरा था, तेरी नीयत ख़राब है। ये जो है ना, इलेक्शंस के हवाले से नीयत में फतूर नज़र आता है। अच्छा। क्योंकि कभी ये 60 दिन की बात करते हैं, कभी ये 90 दिन की बात करते हैं, फिर ये हल्का बंदियों की बात करते हैं, फिर ये मरदमशुमारी की बात करते हैं। तो दाल में कुछ काला है और यहाँ पर सर क्या दाल में काला हो सकता है? मतलब क्या इनके इरादे? दाल में काला ये है कि आप बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, IMF ने जो शराइत तस्लीम की गई हैं उसका कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है। और अभी जो बिजली के बिल आएंगे और लोगों की जो चीखें निकलेंगी, उसके बाद ये आवाम में जाने के काबिल ही नहीं है। इनको तो खौफ चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, इलेक्शन बुखार चढ़ा हुआ है। ये किस तरह से आवाम का सामना करेंगे? तो ये इलेक्शन से फरार होना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कह दिया कि पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि IMF जो है वो दूसरी किस्त देने से पहले रिव्यू करेगा और इसमें इलेक्शन का मामला जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। तो इलेक्शन से फरार होना इनके बस में नहीं है। वो ये कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे ये पहले बताएं कि अगर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन ने करना है तो XYZ पॉलिटिशियन जो है वो ये क्यों कहता है कि पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर होगा, नई हल्का बंदियों के ऊपर होगा? ये जो बयानात हैं ये पहले से ही जो है फरमान जारी कर रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह होगा। दूसरी बात ये है कि अभी जब आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे थे, देखें ये जो साइफर का मामला है ये बड़ा हसास मामला है। वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके पास बहुत सारी चीज़ें जो थी सरकारी तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ज़रिए से रिपोर्ट्स उनके पास आई थी। इसको छेड़ना जो है ये इंतहाई हसास मामला है और इसके रेपरकशंस भी बड़े सीरियस हो सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ एक ख्वाहिश जो नज़र आ रही है जिसका इजहार बरमला नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जाता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जो हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा। ये ख्वाहिश है, इसकी तकमील किसी तरह से वो चाहते हैं कि हो जाए ताकि नवाज शरीफ जो हैं उनको भी सुकून आ जाए कि उनका जो सबसे बड़ा सियासत में रकीब है वो सलाखों के पीछे चला गया है। अदरवाइज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सफारती मरासला है, अब तो अमेरिका ने भी डोनाल्ड ट्रम्प को का जो मामला था उसकी सपोर्ट जो है वो कर दिया और उसकी हिमायत की है। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद सुप्रीम कोर्ट को कह चुके हैं आप इस मामले की तहकीकात करें। तो इस स्टेज के ऊपर
ये जो साइफर का मामला छेड़ना, और जबकि हुकूमत जाने वाली है, इलेक्शंस का इनेकाद करना है, मईशत की हालत देख लें, सारी दुनिया आपको चीख चीख के कह रही है कि सियासी इस्तेकाम लाएं ताकि माशी इस्तेकाम आए, सरमायाकार पाकिस्तान में आए, और यहाँ पर बैठ कर के ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसमें मजीद इजाफा हो। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये मुल्क के लिए सही नहीं है, ये ज़ाती मुफादात के ज़ाती अपने उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है हसन पाशा साहब, ये बताइएगा, ये मरदमशुमारी का मैं खास जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि ये एक मसला बना हुआ है। अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत आएगी, क्या उसको नोटिफाई कर सकती है मरदमशुमारी के नताइज को? देखें, बात ये है कि निगरान हुकूमत ज़रूर नोटिफाई कर सकती है। अच्छा, अब अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक आप इलेक्शन करवाते हैं तो फिर आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू ये कहा था कि अगर मरदमशुमारी का वो आता है हमारे पास सारा नोटिफिकेशन, तो फिर जो हल्का बंदियाँ हैं और ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने में 6 से 7 महीने लगेंगे। इट मीन्स कि अगर आप नई सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर 6 महीने तो हल्का बंदियों पे लग जाएंगे, फिर 2-3 महीने जो है वो आप जो है वो कैंपेन के, तो ये तो साल पूरा लग जाएगा। तो अगर आपने फौरी तौर पे इलेक्शन कराने हैं, आईनी तरमीम भी तो करनी होगी ना, उस आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत तो होगी। मैं उसी तरह जी उसी तरफ ही आ रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए भी जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आइन में तरमीम करानी पड़ेगी। आइनी तरमीम जब असेंबलियाँ फारग हो चुकी होंगी, तो वैसे भी अगर ये असेंबली भी अगर करे तो इनके पास तो मतलूबा नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त तो असेंबली सिरे से होनी ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं होना। तो फिर कैसे अमेंडमेंट आएगी? तो ये अमेंडमेंट के बगैर वो सेंसस की जो एप्लीकेशन है वो नहीं हो सकेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है, जो मुझे लग रहा है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो ये लग रहा है कि वो पहले पुरानी ही हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने जा रहा है मुल्क में। सर एक चीज और भी, क्या ये सेंसस को बुनियाद बना के इलेक्शन डिले हो सकते हैं, या इतना मार्जिन होता है निगरान हुकूमत के पास या नहीं? देखिए, डिले चले करते हैं, फर्ज कर लें आप करते हैं, तो फिर कब होंगे? जब नए हल्का बंदियाँ बना लेंगे और फिर आप जो सीट्स में जो इजाफा करना है तो वो किस तरह कर पाएंगे? वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असेंबलियों का वजूद नहीं होना, ना ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में अमेंडमेंट की जा सकती है। कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा तो जो सेंसस 2017 में हुए थे और 2018 में इलेक्शंस हुए थे, वो ओनली वंस की बुनियाद पर हुए थे गालिबन। जी, अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब अब आपके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, आइनी शेल्टर नहीं है आपके पास कि आप नई हल्का बंदियाँ करेंगे और आइन में इजाज़त हो जाएगी कि आप आइन में अमेंडमेंट किए बगैर उस पर इलेक्शन करवा दें। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अच्छा रफीक साहब ये बताइएगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त की मुलाकात हुई, ये सेंसस का मामला तो जेर गौर आया ही होगा, जब भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया भी तो इस बात को डिसाइड नहीं किया गया है कि नई मरदमशुमारी के तहत होना है कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत होना है। सर पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर, पार्टी के अंदर क्या रहा है कि 2017 की जो सेंसस हैं उसी की बुनियाद पर इलेक्शंस हों? सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि नवाज शरीफ खुश हो जाए इमरान खान को जेल में डाल के, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सियासतदान मैदान में बराबर होते हैं, सिर्फ मकाफात अमल ही है, वो वक्त नहीं भूलना चाहिए। मैं भी जब तबसरा कर रहा हूँ, जब मियां नवाज शरीफ जेल में, बेटी जेल में, जवाद शरीफ जेल में, हमजा शहबाज जेल में, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में, राना सनाउल्लाह जेल में, जावेद लतीफ जेल में, ख्वाजा साद रफीक जेल में, ख्वाजा सलमान रफीक जेल में, किस किस का नाम लूं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कोई खुशी नहीं होती है। मैं समझता कि सियासत में कोई सियासी मुखालिफ जेल में जाए तो खुश होना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इमरान खान के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, मगर देखना है मुकाफात अमल का कौन शिकार हुआ, किसने अपने आप पाँव में कुल्हाड़ी मारी। लेट दैट सॉल्व से आगे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अगली बात यह है कि हमने मरदमशुमारी की बात की और ये सारी चीजें बात की। मेरी नजर में जो पुरानी हल्का बंदी है उन पर इलेक्शन हो जाना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। अब सियासी अदम इस्तेकाम की बात हो रही थी, ठीक है, अब आज के दिन को सियासी अदम इस्तेकाम की बात गुफ्तगू में हो रही थी, तो अगर आज आप खुद कंपैरिजन कर लें, हमारे नाजरीन भी कंपैरिजन कर लें
कि अगर अदम एतमाद के बाद पार्लियामेंट में खान साहब बैठे रहते, आज लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होते, पार्लियामेंट में अपना मौसर रोल भी अदा करते। सर आपकी बात दुरुस्त है रफीक साहब, मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर मेरा पॉइंट वहीं पर है कि जब ये पंजाब में इंतखाबात की बात होती थी तो फिर मुस्लिम लीग नून क्यों कहती थी कि जनाब नए सेंसस की बुनियाद पर होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल तक ने बोल दिया था जनाब कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस चल रहे थे कि नहीं हम अभी नहीं कर सकते, नए सेंसस पर करेंगे, तो उस वक्त क्यों नहीं? फिर किन बुनियाद पर असेंबली तोड़ी गई? असेंबली तोड़ने के लिए क्या गुंजाइश थी? ये कि मैं कहूंगा तोड़ देंगे, उन्होंने कहा जी 1 मिनट नहीं लगाएंगे तोड़ देंगे। इस बात पे तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गई। आज देखें वक्त मुल्क में सितंबर या अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, वक्त क्या ये मुनासिब है या टुकड़ों टुकड़ों में अरसे दराज? डिबेटेबल गुफ्तगू है ना, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ सर आइन के अंदर ऐसी कोई चीज दर्ज है कि आप टेंशन देखेंगे असेंबली तोड़ने से पहले? पाकिस्तान के लिए है, आइन को किसी ब्लू आइड के लिए नहीं है कि ऐसे बैठे बैठे आप जो है ना जुम्बश कलम आप असेंबली तोड़ दे और फिर उसको डिफेंड करते रहे। नो, मैं खुद कानून का एक सीनियर तालिब इल्म हूँ, मुझे भी 45 साल हो गए कानून की दुनिया में रहते हुए। बात यह है कि नीयत को देखना चाहता है, बदनीयती की बुनियाद पर असेंबली तोड़ी गई है। इस बात को छोड़ने के तो मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक है, कानून के तालिब इल्म की हैसियत से जिक्र कर रहा हूँ। 5-5 साल सबने पूरे किए, 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, चाहे वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी को नाजायज सजा दी गई, 5 साल हमारी हुकूमत ने पूरे किए, चाहे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को एक गलत फैसले की बुनियाद पर तायात नायल किया गया, पार्टी की सदारत से उन्हें हटाया गया। वो बातें खुल के सामने आ रही है, तो अब तो सबक हासिल कर लें। हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, तो फिर ये अदम एतमाद भी नहीं लाते ना आप लोग। फिर आप कहते हैं कि जनाब अगर 2000 आप जी नहीं, फिर आप एक बंदे को डिफेंड करने पे लगे हैं तो उसी को डिफेंड नहीं डिफेंड नहीं सर, मैं तो आपसे लॉजिक पूछ रहा हूँ, डिफेंड कहाँ करते? मियां नवाज शरीफ को निकाला, हमने बर्दाश्त किया, हमने कोई एहतजाज किया है, हमने कोई कागज लड़ाए हैं, हमने कुछ कहा है कि मियां नवाज शरीफ को निकालोगे तो खतरनाक साबित होगा। हमने शायद खान बाजी साहब को वजीर आज़म बनाया। सर टाइम की किल्लत है, वरना मैं डिटेल में मजीद आपसे बात करता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रफीक साहब हमारे साथ मौजूद है, हसन पाशा हमारे साथ मौजूद है, फखर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, सलमान मिर्जा को आप जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टेक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।